हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। लेकर आए आपके लिए एक नई वीडियो जो डील करती है सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, जो डील करता है एग्रीमेंट के टॉपिक के साथ। अब ये एग्रीमेंट क्या, आम भाषा में हम लोग अगर समझने की कोशिश करें कि एग्रीमेंट होता क्या है, तो एग्रीमेंट जनरली आपने सुना होगा कि दो पर्सन्स किसी बात को लेके एग्री कर रहे हैं या फिर उनके बीच में ऐसा इस तरीके का एग्रीमेंट दिया, कोर्ट में एग्रीमेंट देते हो तो वो एग्रीमेंट क्या है, मतलब एक एफिडेविट के ऊपर कोई अपनी बात, मतलब दो पर्सन्स हैं अपनी अपनी बात को सहमति के साथ उस बात को लिखना, मतलब फ्री कंसेंट के साथ, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था और दोनों पार्टीज ने अपनी म्यूचुअल कंसेंट से फ्रीली माइंड से उन्होंने कोई बात लिखी जिस बात के ऊपर दोनों पार्टी एग्री कर रही हैं, वो आपके एग्रीमेंट के अंदर आएगा। तो जो सेक्शन 2E है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो लीगल लैंग्वेज के अंदर है, वो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। बोलता है एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, मतलब या तो कोई एक ही प्रोमिस हुआ है, मतलब अगर ए और बी दो पर्सन्स थे और जिनके बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई है अभी तक, अब उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिस हो चुकी है। जब मतलब कोई भी ऑफर है, जब वो एक्सेप्ट कर लोगे तब उसको प्रोमिस बोलोगे। अब वो प्रोमिस या तो एक ही सिंगल प्रोमिस था या फिर उसके अंदर कई सारे प्रोमिसेस थे, मतलब जहां पे सेट ऑफ प्रोमिसेस की बात कर रहे हो, वो क्या करता है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब क्या कर रहा है कि फॉर्म कर रहा है किसी कंसिडरेशन को, मतलब ये हो रहा है कि ए और बी जो दो पार्टीज थी उनके बीच में कोई प्रोमिस हुआ या फिर कई सारे उनके बीच में प्रोमिसेस हो चुके हैं जो कि फॉर्म करते हैं किसी कंसिडरेशन को। अब ये कंसिडरेशन क्या, कंसिडरेशन का मतलब क्या कि कोई भी ऐसी चीज का होना जो हर एक वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है उनके लिए कुछ बेनिफिशियल चीज होना। मतलब अगर मैं और आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो उसके अंदर जो भी चीज आपसे खरीदने की मैं बात कर रहा हूं उसके बदले में कुछ अमाउंट दिया जाएगा, तो जो अमाउंट होगा इज द कंसिडरेशन फॉर यू, एंड जो भी चीज मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ वो कंसिडरेशन क्या होगी, मेरे लिए है। तो मतलब हर एक वो प्रोमिस या फिर कई सारे प्रोमिस जो मिलके एक दूसरे के लिए आपके कंसिडरेशन को फॉर्म करते होंगे वो आपके एग्रीमेंट कहला रहे हैं। तो आम भाषा ये चीज होगी, लीगल लैंग्वेज ये चीज है। दूसरा यहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका मेनली, अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर मैं बात करूं कि पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से उसको आप हैंडल करोगे, तो सबसे पहले उसका मीनिंग बताओगे, उसके बाद उसके साथ आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि किस सेक्शन के अंदर दी हुई है, उनके बाद आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होंगे कुछ कि हाँ इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें बोली गई है, किन किन चीज़ों को यहाँ पे कवर किया गया है, तो उन सबको आप चीज़ों को ऐड करते जाओगे। उसके बाद टाइप्स कितने तरीके के हो सकते हैं, या तो आपके वॉइड होंगे या तो वैलिड होंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद आपका बोलता है कि डिफरेंस क्या होगा एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये सारी चीज़ आज के सेगमेंट में अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग के साथ। अब मीनिंग के अंदर क्या चीज़ ऐड हो रही है कि जैसे कोई भी ऐसा एक एग्रीमेंट जो कि एक प्रॉमिस है दो पार्टीज के बीच में, मतलब एक एग्रीमेंट जो है वो क्या चीज़ होगी, एक प्रॉमिस की बात कर रहा है, दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस किया गया जो कि क्रिएट करता है एक दूसरे के लिए आपका ऑब्लिगेशंस को। ए और बी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उनके बीच में क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों पार्टीज आपस में कोई भी एग्रीमेंट कर रही है, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉमिस तो होगा ही। ऑब्वियसली जो प्रॉमिस होगा तो उसके केस में क्या होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएट करी जाएंगी, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन कि ये आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ए और बी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर मान लेते हैं कि 15,000 का लैपटॉप बेचने की बात हो रही है, तो जहाँ पे ए पार्टी ऑफर करती है कि मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ 15,000 का, बी पार्टी उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं इसको 15,000 में खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो ये एक्सेप्टेंस चीज होगी है। अब ये एक्सेप्टेंस है तो सीधी सी बात यूँ बोलता है कि कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाने के बाद ऑफर की वजह से ही कोई ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है उस ऑफरर पर्सन के ऊपर और ऑफरी के ऊपर भी। अब कैसी लायबिलिटी, कंसिडरेशन देने की, कि जब ए पर्सन ऑफरर, मैं बोलता हूँ कि मेरा लैपटॉप मैंने बेचना है, तो सीधी सी बात है मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी कि मेरे को वो लैपटॉप आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। आप जब मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ 15,000 में खरीदने के लिए रेडी हूँ और कल मैं आपको पैसे देके लैपटॉप की डिलीवरी करवा लूंगा, तो उस केस के अंदर आपकी लायबिलिटी कुछ ना कुछ क्रिएट हो रही है यहाँ पे कि आपको मेरे को कुछ अमाउंट जो है 15,000 का या फिर कोई भी और अमाउंट जो भी फिक्स किया गया उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा, टाइम पे आपको देना पड़ेगा। तो मतलब एक ऐसा प्रॉमिस जो कि दो पार्टीज के बीच में हुआ है और वो प्रॉमिस दोनों पार्टीज के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करता हो, तो उसको भी एग्रीमेंट बोला गया कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री होके, मतलब दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी सहमति से वो ऑब्लिगेशन क्रिएट करी हो, तो वो सारी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आ रही है। लीगल लैंग्वेज हमने देख ली। एन एग्रीमेंट arises by the offer or proposal by one of the parties and acceptance of such offer or proposal by the other party। सिंपल सी बात है कि हाँ इसके अंदर दो पार्टीज होंगी, वही आपके, अब इसेंशियल की बात करें तो वही चीज़ इसके अंदर आ रही है कि सबसे पहले पार्टीज का होना जरूरी। पार्टीज कौन सी होंगी, कॉम्पिटेंट पार्टी, सेक्शन 10 11 बोल रहे हैं। 12 के अंदर की बोला गया ये चीज़ें कि हाँ कब एक पार्टी को यहाँ पे कैपेसिटेट माना गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब आपका साउंड माइंड का होना चाहिए,
मेजर होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ टू बी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब एग्रीमेंट करने से जिसको रोक रखा हो कोर्ट ने वो भी आपका एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है कि वो पर्सन होना चाहिए जिसको लॉ ने रोक नहीं रखा, तो वो माइनर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में अगर बात कर रहे हो तो अनसाउंड का नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है कि उनमें से वो पार्टी आपकी ऑफर करेगी, सिंपल पीछे आ चुका। ऑफर का मतलब क्या, एक पार्टी अपनी विलिंगनेस को शो कर रही है दूसरी पार्टी के सामने ताकि उस पर्सन की कंसेंट है उसको ऑब्टेन करा जा सके अपने काम को करवाने के लिए। कि मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, आपके सामने बोलता हूँ कि हाँ मैं अपना लैपटॉप बेच रहा हूँ, तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को खरीद सको मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या बोलते कि मैं 20,000 का लैपटॉप बेच रहा हूँ तो 20,000 में ही आप उसको खरीदो, तो ये मेरा ऑफर है। आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं इसको 20,000 का खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो पार्टी आपकी सामने से भी कर सकती है एक्सेप्टेंस, और इम्प्लाइडली भी एक्सेप्टेंस हो सकता है, तो वो भी चीज़ है। एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो वो प्रोमिस बनेगा। प्रोमिस दोनों के लिए यहाँ पे लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। प्रोमिस के अंदर जब कंसीडरेशन ऐड करी जाएंगी, कंसीडरेशन डी बीच में आ रहा है तो 2 का डी, एग्रीमेंट के अंदर डबल ई आ रहे हैं तो 2 का ई है। वैसे शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि जब भी आपका डबल ई आ रहा है, कोई भी डेफिनेशन ऐसी नहीं है इसके अंदर जिसमें डबल ई आता हो मिडल में, प्रोमिस ही हो सकता है लास्ट में आता हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला एग्रीमेंट बीच में आ रहा है तो 2 का ई है एग्रीमेंट। और जहाँ पे कंसीडरेशन की बात कर रहे हो 2 का डी औरों में नहीं है था, तो क्या बोल रहा है कि 2D मतलब कंसीडरेशन। जब भी कंसीडरेशन एक दूसरी पार्टी के लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उस प्रॉमिस के बदले में, तो उसको ऐड करा जाएगा, तब बनता आपका एग्रीमेंट। और उस एग्रीमेंट को जब लॉ एग्जीक्यूट करने के लिए बोल दे कि हाँ इसको हम लोग प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जब कोर्ट में आप जाओगे, मतलब क्या हुआ एग्रीमेंट आपने राइटिंग में कर लिया, साइन कर लिए, विटनेसेस थे उनको सबको लेके कोर्ट पहुंच गए कि सर इन्होंने तो साइन किया, हम 2 पार्टी हैं, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ, उसको आप एग्जीक्यूट करवा दो प्रॉपरली। एनफोर्सेबिलिटी वही होती है, तो उसके अंदर एग्रीमेंट को आप लॉ के थ्रू जब एनफोर्सेबल करवाओगे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म बनेगा। 2 के H में बता रहा है वो चीज़ कि वैलिड होगा, तो 2 का H बोलता है कि आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच में हो चुका और दोनों पार्टीज क्या है उस एग्रीमेंट से बाउंड है, जो उस एग्रीमेंट के अंदर आपने कुछ लीगल ऑब्लिगेशन आपने क्रिएट करी थी उन्हीं से। उसके बाद आपके टाइप्स की बात आ रही है, तो वैलिड सिंपल सी बात है कि अपने वैलिड वही चीज़ है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वैलिड बन गया। लेकिन बात आती है वॉइड की। वॉइड एग्रीमेंट क्या, 0 वैल्यू रखता हो इनिशियल स्टेज पे। अगर एग्रीमेंट की बात कर रहे हो तो क्या होता है कि मतलब आप एब इनिशियो एग्रीमेंट बोलते हो कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि एब इनिशियो वॉइड मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जिस टाइम पे आपने एग्रीमेंट करना स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे आपने ऑफर किया, वहीं से वो स्टार्ट हो रहा है कि ये चीज़ आपकी वॉइड है, उसको एनफोर्स कोर्ट के अंदर करा ही नहीं जाएगा, बेशक आप अभी एंटर हो बेशक नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वही बोलता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लॉ जिसको एनफोर्स करने से मना कर दे, 2 के जी वाली चीज़, तो उसको भी आपने वॉइड एग्रीमेंट बोलना है। दूसरा कुछ और अदर है जो कि एक्सप्रेसली लॉ ने बोल ही रखा है कि अगर इस तरीके का कुछ आएगा ना तो हम लोग इसको वॉइड एब इनिशियो बोल देंगे स्टार्टिंग से ही, उसको हम लोग एनफोर्स करेंगे ही नहीं। इनके अंदर क्या है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर कोर्ट पेंडिंग केसेस के डिसीजन का वेट करे कि हाँ इतने टाइम के लिए हम लोग इसको स्टे कर रहे हैं, अभी फिलहाल है क्या कि इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके या फिर एनफोर्स करके दे ही नहीं सकते हैं, या फिर लॉ ने जिस टाइम पे आपने एग्रीमेंट किया तब ऐसा लॉ था ही नहीं कि जिसके थ्रू उस एग्रीमेंट को आप वॉइड करवाओ। लेकिन जब एनफोर्सेबिलिटी की बारी आई, जब कोर्ट में गए एनफोर्स करने के लिए, तब हो सकता है कि वहां पे लॉ ऐसा बन गया हो जिसके बेस पे आपका जो एग्रीमेंट पहले हुआ था वो आपका अब एनफोर्स ना कर पाए, क्योंकि वो अब डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द लॉ हो चुका हो तब भी। अब इसमें बोलता है कि कुछ और एग्रीमेंट है जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखे हैं लॉ ने, आपको बोलते हैं कि ये आपके ऐसे एग्रीमेंट है जिनको हम लोग कभी भी एनफोर्स कर ही नहीं सकते। जैसे माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट, माइनर के साथ करोगे तो सीधी सी बात है, मोरबी भी धर्मोदास घोष का जो केस था उसके अंदर भी बता रखा है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर किया गया किसी माइनर पर्सन के साथ, तो उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, कोर्ट वहां पे एनफोर्स करने से मना करेगी। दूसरा आपका बोलता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जिनके अंदर कंसीडरेशन ऐड नहीं करी गई हो। अब सीधी सी बात है कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जो इंग्रेडिएंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वही बात कर रहा है कि कंसीडरेशन तो होनी चाहिए। अब कंसीडरेशन ही नहीं है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर ही नहीं सकते, मतलब फ्री में अपना सामान किसी को क्यों दोगे। वहां पे कहीं ना कहीं क्या है कि कोर्ट की प्रिजम्पशन आती है कि वहां फ्री कंसेंट नहीं होगी पार्टीज की। जो चीज आपने विदाउट कंसीडरेशन दे दी, इसका मतलब अब मैं अपना फोन लेके आया हूँ 1 लाख का आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो समझेंगे ना ये चीज कि हाँ मेरी फ्री कंसेंट थी नहीं, तो उस केसेस के अंदर जो भी एग्रीमेंट होगा विदाउट कंसीडरेशन वाला सारा वॉइड करवाए डिक्लेयर करवाए जाएंगे। लेकिन सेक्शन 25 के अंदर कुछ सॉरी 25 के अंदर आपकी कुछ एक्सेप्शन दे रखी है जिन केसेस में आपको एग्रीमेंट के होने के बाद, प्रोमिसेस के होने के बाद आपकी कंसीडरेशन को ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिना कंसीडरेशन के भी आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड समझेंगे और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाया जाएगा।
उनके बाद आपका आता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि फॉल करते हैं सेक्शन 23 से लेके 30 के बीच में। 23 क्या मतलब ऑब्जेक्ट आपका अनलॉफुल तरीके का हो, कुछ कंडीशन जो आपने इंपोज कर दी वो अनलॉफुल तरीके की कंडीशन थी। 25 आपका विदाउट कंसीडरेशन वाली बात करता हो। 26 आपका कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि आपके साथ एंटर किया गया और उसके अंदर ये बोला गया कि मैरिज को रेस्ट्रेंट करना है, कि मतलब शादी आप करोगे नहीं किसी या तो पर्टिकुलर पर्सन से नहीं करनी, या फिर हो सकता है कि मतलब पर्टिकुलर आपके एक कम्युनिटी में नहीं करनी, पर्टिकुलर आपके किसी एरिया के अंदर शादी नहीं करनी है, पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके ऊपर रोक लगा रखा हो। तो इस तरीके के सारे रेस्ट्रेंट आपके जो लगाने वाले एग्रीमेंट होंगे सेक्शन 26 में जाके उसको वो डिक्लेयर करवा देंगे। उसके बाद आपकी बोलते हैं कि ट्रेड के ऊपर जहाँ पे आपके ऊपर रोक लगाई गई हो, रेस्ट्रेंट करने वाले, ट्रेड को रोकने वाले, मतलब ट्रेड क्या कि कोई भी आपकी जो प्रोफेशन व्यापार करने का जो आपका राइट है उसके ऊपर रोक लगाने का जो भी एग्रीमेंट होगा वो सारे आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर करे गए हैं कि वो वॉइड करवाने पड़ेंगे। अब 28 में कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि रोका गया हो किसी पर्सन को कोर्ट में अपने राइट को एनफोर्स करने से। अब मैं एक बार तो ना इनकी मतलब ऊपर से बता रहा हूँ कि कहाँ पे ये फॉल करेगा, एक एक सेक्शन आपको डिटेल में समझा के अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 28 के अंदर सिंपल बोला गया कि जब भी कोई एक पर्सन, मतलब मैं हूँ, मेरा राइट आपके खिलाफ एराइज हो रहा है, अब मैं कोर्ट में जाना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि कोर्ट में जाके अपने राइट को एनफोर्स मत करवाइए, इसके बदले में आपको कुछ कंसीडरेशन या फिर अमाउंट दे दूंगा। तो वो चीज़ आपकी डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ है। क्यों बोलता है कि सीधा सा वो चीज़ आपकी वो डिक्लेयर करवाई जाएंगी। और 30 आपका बात करते हैं वेजर कॉन्ट्रैक्ट की, जहाँ पे शर्त लगाते हो आप लोग, शर्त लगाते हो, शर्त में जीती गई जो भी अमाउंट होगा उसको रिकवर करने के लिए कोर्ट में जा नहीं सकते, वो शर्त आपकी वो डिक्लेयर करवाई जाएगी। और 56 आपका बोलता है कि कुछ ऐसा काम जो या तो इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म किया जाना, या फिर वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो इसकी वजह से आपका जो एग्रीमेंट है वो जीरो बन गया अपने आप ही। फर्स्ट स्टेशन की इसके अंदर एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ फर्स्ट स्टेशन, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को और उस एग्रीमेंट को अपने आप ही जीरो डिक्लेयर कर देती है। तो 56 के अंदर ये चीज़ दे रखी है। तो ये थे आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, कि लॉ जिन्होंने ऐसा कोई लॉ, जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही हो, कोई और अदर लॉ भी हो सकता है जो कि डिक्लेयर करता हो किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को, वो डिक्लेयर, तो वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फर्क क्या है। सबसे पहला अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट आपका नैरो फॉर्म की बात कर रहा है। नैरो फॉर्म में क्या कि मतलब जो एग्रीमेंट आपके वैलिड दिखते हैं ना, सिर्फ उन्हीं को एनफोर्स करता है। ये वाइडर टर्म है कि एग्रीमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट पूरे करने वाले होंगे ना, उन्हीं को एनफोर्स करेगा। मतलब एग्रीमेंट तो इतने सारे, लेकिन इनमें से सिर्फ इतने हैं जो कि आपके ऊपर वाले सारे कंसीडरेशन वाली जितनी भी ये एक्सेप्टेंस, ऑफर, पार्टीज, प्रॉमिस को, कंसीडरेशन को, एग्रीमेंट को, वैलिड एग्रीमेंट था, मतलब यहाँ से पहले कंसीडरेशन तक के सारे पार्ट को जो पूरे करने वाले एग्रीमेंट है वो सिर्फ इतने हैं। तो उन्हीं को क्या कर रहे हो आप, एनफोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बाकी को नहीं कर सकते। मतलब एग्रीमेंट तो बहुत सारे चलते फिरते एग्रीमेंट कर लिए, लेकिन उनमें से कुछ एक होंगे जिनको एनफोर्सेबल बाय कोर्ट करा जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका नैरो फॉर्म में है और ये आपके एग्रीमेंट आपका वर्ड टर्म में है। उसके बाद आपकी 2H में दे रखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी एग्रीमेंट क्या होगा 2E में, कि जो कि आपका प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस है जो कि फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर द ईच अदर, जो भी पार्टी उनके लिए आपकी बनती होगी उस चीज को। फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या कि ऑलवेज लीगल और आपका एनफोर्स बाय लॉ होगा। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एक एग्रीमेंट जो था वो आपका लीगल तरीके से बनाया गया हो और उसको लॉ ने एनफोर्स भी कर दिया हो, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जबकि एग्रीमेंट क्या है कि मोरल भी हो सकता है, ठीक है घर में बैठे एग्रीमेंट हो रहा है, मे बी एनफोर्सेबल और मे नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, जरूरी नहीं कि उसका एनफोर्स कर ही दे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑलवेज एनफोर्स्ड होगा ही होगा, इसके अंदर जरूरी नहीं है करे या फिर ना करे। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि एवरी एग्रीमेंट इज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर एक वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर लिए वो सारे एग्रीमेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन हर एक जो एग्रीमेंट कर लिया वो शायद हो सकता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो ये चीज़ बात करता है कि एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ये आपके एक डिटेल क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, एकेडमिक आपके जो एग्जामिनेशन है उनके लिए भी हो सकता है, और आपकी जुडिशरी या फिर एनी अदर जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी क्वेरी है तो मेरे को आप क्वेश्चन एक तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिस पे मेरी आईडी सेम नाम से है, महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से। और अगर वहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हो या फिर ये वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी इनके अंदर बीच में एक आधा केसेस आएगा, जैसे आपके माइनर एग्रीमेंट के ऊपर केस का नाम है वो,
एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन, इसके ऊपर कोई केस मिलेगा वो, और इनके अंदर जहाँ पे भी फॉल करता होगा तो मैं उनके जो भी केसेस होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।